ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनिया। ये सीधे इस वक्त की खास पेशकश का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं जो कि सामने आ रही है अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बड़े दावे को लेकर। दरअसल अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना पर हमला हुआ है, ईरान के सभी हमले विफल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट फिलहाल मिडल ईस्ट युद्ध को लेकर सामने आ रही है, जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल दागने को लेकर ये बड़ी जानकारी अमेरिका की ओर से साझा की गई है। आपको बता दें, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। लगातार हमले आपको बता दें जारी हैं, हर दिन देखा जा रहा है एक के बाद एक अटैक जो है दोनों ही देशों की ओर से एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। और इसी के साथ तस्वीरें जिस तरह की सामने आ रही हैं वो वाकई काफी डरा देने वाली हैं, क्योंकि जोरदार धमाकों की आवाज इन मिसाइलों की सुनी जा रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो रिहायशी इलाकों में जहां पर इन बैलिस्टिक मिसाइलों की जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, एक के बाद एक तेल टैंकर को भी निशाना बनाया जा रहा है। इन मिसाइलों के जरिए पेट्रोलियम टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है और इसी के साथ एक बार फिर से इराकी क्षेत्र पर हमला भी हुआ है। इस बीच सऊदी रक्षा मंत्रालय का भी बड़ा बयान फिलहाल के इन हमलों को लेकर सामने आया है। तो ये बड़ी अपडेट फिलहाल इस वॉर ब्रेकिंग में लगातार हो रहे हमलों को लेकर, लगातार हो रहे इस तरह के वार पलटवार को लेकर सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट ये कि ईरानी हमले को लेकर सऊदी अरब ने बयान भी दिया है। ईरान समर्थित मलेशिया ड्रोन को मार गिराया गया है। यमन में ईरानी समर्थित हुती विद्रोहियों का यह दावा है। सऊदी के तेल टैंकर को वापस लौटाने का दावा किया जा रहा है। तो फिलहाल ये परिस्थितियां यहां पर नजर आ रही हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक तगड़े हमले किए जा रहे हैं। इस बीच ईरानी हमले को लेकर सऊदी अरब ने भी बड़ा बयान दिया है। ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन को मार गिराया गया है और यमन में ईरानी समर्थित हुती विद्रोहियों का दावा है। सऊदी के तेल टैंकर को वापस लौटाने का दावा एक तरह से यहां पर नजर आ रहा है। तो ये परिस्थिति यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है इस युद्ध को लेकर कि किस तरीके से इस युद्ध की चिंगारी अब अन्य देशों पर भी पड़ती नजर आ रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, लगातार जिस दिन से युद्ध छिड़ा है उस दिन से ही देखा जा रहा है कि युद्ध का असर सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों को या यूं कहें कि पूरे विश्व को ही अपनी चपेट में लिए हुए है। क्योंकि जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों को, उनके टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है, इससे बाकी देशों की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही हैं। इस बीच जहाँ पर कई बार ये बात भी सामने आई कि सीज फायर होगा, कहीं ना कहीं युद्ध जो है उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक स्थिति इस ओर जाती नजर नहीं आ रही है। तो तस्वीरें आपने देखी, बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवा दिया कि आखिर मिडल ईस्ट में किस तरह का तनाव, किस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, जो कि अपने आप में ही विश्व स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है। आज उसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हुए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और इसी के साथ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उसके साथ ही आपको बता दें, डॉक्टर अजिताभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स में। और सबसे पहले मैं यहाँ पर अजिताभ जी आपसे अपना पहला ओपनिंग क्वेश्चन यहाँ पर लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से देखिए तस्वीर नजर आ रही है, मिडल ईस्ट में लगातार प्रहार हो रहे हैं। सऊदी अरब की तरफ से भी अब ये स्टेटमेंट, उनकी तरफ से भी बड़ा दावा किया जा रहा है। क्या कहा जाए इस स्थिति को लेकर, कितनी और आगे तक ये स्थिति इसी तरह से आगे जाने वाली है? जी वैष्णव जी, देखिए अब तो लग रहा है फिर से एक युद्ध का नया जो राउंड है वो शुरू हो गया है। और सऊदी अरब, अमेरिका दोनों ने मिलके खास करके इराक में जो ईरानी समर्थित मिलिशिया ग्रुप हैं, पॉपुलर रेसिस्टेंस फोर्स है, इस्लामिक इराक में जो फोर्सेज हैं ईरान समर्थित, उस पे अटैक किया है। और खबरें ये आ रही हैं कि 8 जो पॉपुलर रेसिस्टेंस फोर्स हैं इराक में, उसके 8 एक तरह से कह लीजिए मिलिशिया को इस अटैक में अमेरिका और सऊदी अरब दोनों ने मार गिराया है। तो इस अगर ऐसी खबरें जो आ रही है वो सही है, तो निश्चित रूप से ये वॉर को एक तरफ तो इराक के अंदर ले जाता है, वहां पे बढ़ाता है, और सऊदी अरब अब अमेरिका के साथ मिलके खुद फ्रंट पे आ गया है और अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ हूती भी अटैक अपना जो लाल सागर है वहां भी जारी रखे हुए हैं।
और खबरें तो यहां तक आ रही है कि ईरान ने भी एक पॉज के बाद जॉर्डन में अमेरिका के बेसिस को भी टारगेट किया है। तो अब ये तीनों तीन फ्रंट पे अगर इस तरह के फिर से आक्रमण शुरू हो गए हैं एक दूसरे पे, तो ये दिखा रहा है कि वॉर फिर से बहरा बढ़ने की, गहराने की संभावना है। ठीक है, अनुज जी का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी कि अनुज जी, आपको भी क्या यही लगता है कि ये जो संकट है और भी ज्यादा गहरा सकता है, युद्ध और भी ज्यादा बढ़ सकता है? आपको क्या लगता है इस युद्ध की स्थिति को लेकर? वैष्णव, हैप्पी मॉर्निंग। देखिए, मैं आपको एक बात साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये संकट उस समय तक इसका समाधान नहीं निकलेगा जब तक कि आप अपने अपने एक ऐसा कॉमन ग्राउंड नहीं पता लगा लेंगे जिससे कि आप दोनों को ऐसा लगे कि वो उनको दोनों को इस पूरे माहौल से लाभ मिला है। देखिए, अमेरिका का इंटरेस्ट बिल्कुल क्लियर है। आज जिस प्रकार से पश्चिम एशिया की स्थिति है, उससे बाकी देशों की अमेरिका के ऊपर ऊर्जा की सप्लाई के लिए डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। मेरा मानना है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कभी कि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने से उनको आर्थिक रूप से बहुत अधिक लाभ हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल ईरान का है, ईरान ने अब दो तरफा हमला, दो तरफ से सऊदी अरब को घेरने का प्रयास शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसे ही बंद है। सऊदी अरब का जो बचा खुचा निर्यात हो रहा था ऊर्जा चीजों का, वो बाबल मंदेब के थ्रू या लाल सागर के थ्रू हो रहा था बेसिकली, उसको उसके ऊपर अब हूथियों ने लगातार हमले करने शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने डायरेक्टली आराम को रिफाइनरी पर, दुनिया की बहुत बड़ी रिफाइनरीज है, बहुत बड़ी तेल की कंपनियां हैं, उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं। तो ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भीषणता को निकालते पा रही है। वैष्णव, एक चीज और हमें समझने की आवश्यकता है कि अब ये जो अमेरिका का लगातार प्रहार हो रहा है, प्रहार अब अमेरिका साइकोलॉजिकली कर रहा है। आप ये देखिए कि पिछले 2 दिन से अमेरिका ने डायरेक्ट हमले कोई नहीं किए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, और हर बयान में वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो भीख मांग रहा है हमसे बातचीत करने के लिए, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उससे मुझे लगता है वो जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है वो डायरेक्टेड है ईरान की आवाम की ओर, और ईरान में वो जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर बातचीत हो, उनको ये बताने का प्रयास है कि अरे ईरान तो घुटनों पर आकर के हमसे बातचीत की भीख मांग रहा है। उससे उनको इस बात की उम्मीद है कि ईरान में शायद कोई एक अपराइजिंग हो और उसकी वजह से वो ईरान के ऊपर और दबाव बढ़ा सके। आर्थिक रूप से ईरान पर दबाव बढ़ाना अमेरिका की मेन स्ट्रेटेजी है। ब्लॉकेड लगभग इफेक्टिव उन्होंने लगा के रखा हुआ है वहां पे, और अर्थव्यवस्था ईरान की और ज्यादा खराब होती जा रही है। तो ये दो तीन चीजों को अगर कंबाइन करके हम देखेंगे वैष्णव, कि आर्थिक व्यवस्था उनकी खराब हो रही है, उनकी आवाम को ये बताया जा रहा है बार बार कि वो हार रहे हैं, और हार की वजह से हमसे बातचीत करने की बात हालांकि लगातार डिनाई किया जा रहा है ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से, कि हम किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का प्रयास है, मुझे लगता है ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। वैष्णव, ठीक है, हमारे साथ इस चर्चा में एस के मलिक जी भी जुड़ चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स में। एस के मलिक जी, सीधे मैं आपके पास ये क्वेश्चन लेकर आना चाहूंगी कि जिस तरीके से अनुज जी भी कह रहे हैं कि अब ये जो वॉर है ये साइकोलॉजिकल वॉर में तब्दील होता नजर आ रहा है, यानी कि जो हम डोनाल्ड ट्रंप के बयान एक के बाद एक सुन रहे थे और देखा जा रहा था किस तरीके से वो यहाँ पर अपने हिसाब से बयान देते नजर आ रहे थे, कुछ भी कहते नजर आ रहे थे, तो क्या लगता है कि वास्तव में उनके जो बयान थे या उनके जो बयान हैं वो ईरान की आवाम को बरगलाने के लिए सामने आ रहे हैं? वैष्णो जी, देखो, हमको डोनाल्ड ट्रंप के साहब के बयान और वहां के एक्शन दोनों को पैरेलली देखना पड़ेगा। दोनों को मिक्स करके इसलिए नहीं देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के वक्तव्य जो है वो कुछ भी होते हैं, वो एक तरह से दुनिया को पजल करने के लिए ज्यादा होते हैं, या दुनिया उनको एज ए मनोरंजन ज्यादा लेने लगी है, क्योंकि उनकी रिलायबिलिटी बची नहीं है। सुबह शाम उनके इतना ज्यादा वेरिएशन होता है उनके बयानों में, कुछ भी कह बोल देते हैं। और एक तरह से देखा जाए, ये भी देखा गया है कि दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट और बिजनेस को प्रभावित करने के लिए भी शायद उनका कहीं ना कहीं योगदान रहता है। लेकिन बात यह है कि जो वो करता है अमेरिका, ये वो नहीं है जो ट्रंप साहब सामने आकर बोलते हैं। ये जो अमेरिका एक्शन लेता है, देखिए वहां का एक प्लानर्स हैं, थिंक टैंक है, वहां की पूरी पूरी
अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके अलावा सेंटकॉम है, उनके डिसीजन ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। उनको मालूम है करना क्या है, उनके टारगेट्स क्या हैं। उनको दूसरा अलग-अलग फेज वाइज कौन-कौन सी टारगेट को एंगेज करना है, कितना नुकसान कहाँ करना है। कुल मिला के बात ये है कि अमेरिका ने ईरान को इकोनॉमिकली स्क्वीज करने की ठान ली है, क्योंकि उसका मानना है कि अमेरिका के कितने भी एयर अटैक हो जाए, लेकिन जब तक उसकी इकोनॉमिकली रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक ईरान नहीं मानने वाला। क्योंकि ईरान के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, आईआरजीसी से मेरा मतलब है कि वो किसी भी चीज को यानी पानी नहीं देने वाले, किसी भी चीज को सहमत नहीं होने वाले हैं। और उनके अंदर जो उन्होंने एक मौजिक स्टाइल ऑफ युद्ध नीति का चुना हुआ है, मेरे ख्याल से वो सेंट्रली काम नहीं करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में 31 जो जोन उन्होंने बांटे हुए हैं, उसके तहत जो वो एक तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे कोई भी कंट्री ले लीजिए खाड़ी के देश में है, तो उन देशों के जो रिएक्ट करना है उनका इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन ले रहे हैं, वो नहीं मान रहे इस बात को। वो उनका कहना है कि जो भी जहाज हॉर्मुज से जाएगा वो हमारे डेजिग्नेट रास्ते से होके जाएगा, यानी वो अपने इसको अपने वाले रास्ते को ओमान के बजाय ईरान की तरफ से हॉर्मुज का अंदर जो पानी से रास्ता होकर जाता है उसको एक न्यू नॉर्म बनाना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड इसको एक तरह से रिकॉग्नाइज कर ले और यहाँ से होके जाए। यही कारण था कि पिछले 2 हफ्ते पहले उन्होंने कई अटैक ऐसे किए कि जो कि ओमान की तरफ से शिपिंग नहीं जा रही थी। अमेरिका बिल्कुल इसको पूरी तरह से उसकी इस बात को नहीं मान रहा है और नहीं मानने वाला है। यही कारण है कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेड है उसको और मजबूत कर दिया है, जो उसका नेवल ब्लॉकेड है। इसकी वजह से क्या जी। होता है कि काउंटर अटैक के होने के साथ साथ यानी एक दूसरे पर जो जो टाइटनेस है वो भी जब बढ़ रही है। ईरान का नुकसान इकोनॉमिकली इतना भारी हो रहा है कि शायद आईआरजीसी को इससे ज्यादा लगता है कोई मतलब ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक अंत के बाद, एक सैचुरेशन के बाद जो देश प्रेम की भावना है वो थोड़ा सा साइडलाइन होने लगती है कि जो कि खमनेई के जो अंतिम यात्रा निकली है और उनके सुबरते खाक के बाद शुरू हुई है। और वहां के लोगों की जैसे जैसे सफरिंग बढ़ेगी, निश्चित रूप से अंदर से एक विद्रोह की अपराइजिंग होगी, यानी लोग आना शुरू होंगे। अभी नहीं आएंगे क्योंकि वहां पर जो पिछले जनवरी के अंदर जो कत्लेआम मचाया हुआ आईआरजीसी और जी। उनकी एलाइड संस्थाओं ने जी, उसको देखते हुए अभी अंदर से उम्मीद नहीं है, बट अमेरिका इसी तरफ बढ़ रहा है। जी वैष्णव। बिल्कुल। तो देखने वाली बात होगी कि अमेरिका जिस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में कितना कामयाब होता है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट सामने आ रही है मिडिल ईस्ट के युद्ध को लेकर। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात करीब 90 मिनट तक चली है। इसके बाद नेतन्याहू व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। इस मुलाकात को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप की नेतन्याहू के साथ हुई बैठकें सकारात्मक और उपयोगी रही। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसको लेकर कोई अतिरिक्त जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात को लेकर, जिसको लेकर लेविट ने कहा है कि बैठक सकारात्मक और उपयोगी रही है, लेकिन एग्जैक्ट क्या कुछ बात हुई है इसको अभी लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बताते चले। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले वॉशिंगटन में ब्लेयर हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ बैठक की और इसी के साथ नेतन्याहू के कार्यालय ने बैठक की एक तस्वीर भी जारी की है। इसमें उनके साथ अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचियल लेटर और कैबिनेट सचिव योसी फोक्स और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शैमुअल बेन इजरा, विदेश नीति सलाहकार ऑफर फाल्क और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार कैरोलिन ग्लिक सहित कई सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। तो पहले व्हाइट हाउस में बैठक से पहले यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने करीब बैठक करी है और इसमें तमाम जो है बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। शीर्ष सलाहकारों के साथ नेतन्याहू ने बैठक की है व्हाइट हाउस में बैठक से पहले। तो अपने आप में ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर सामने आ रही है। तो आइए अब सीधे चर्चा का रुख करते हैं और चर्चा में यहाँ पर मैं अजताब जी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल बना हुआ है वो जारी है, तो वहीं बैठक हुई है, बातचीत हुई है व्हाइट हाउस में। हालांकि इसको लेकर भी जानकारी जो है पूरी तरह से साझा नहीं की गई है, लेकिन क्या लगता है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात किन मायनों में किस तरीके से इसे देखा जा रहा है?
जी, वैष्णो जी देखिए जो खबरें आई हैं कि 90 मिनट की वार्ता हुई है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में और उसमें जो बड़ा डेलीगेशन है वो भी बैठा है। मुझे लगता है इसमें जो युद्ध मंत्री हैं, उनके विदेश मंत्री हैं, वो सारे बैठक में पार्टिसिपेट किए हैं जिस तरह से पिक्चर भी आपने दिखाया। तो ये बेसिकली जो दोनों में तालमेल की एक कमी थी, दोनों में एक भरोसे का थोड़ा-सा ह्रास हो गया था इज़राइल और अमेरिका के बीच में कहीं न कहीं क्योंकि 5 महीने के बाद युद्ध जो शुरू हुआ 28 फरवरी, उसके पहले 11 फरवरी को दोनों की मीटिंग हुई थी फिजिकली और उसके 5 महीने के बाद मीटिंग ये दिखाता है कि दोनों के बीच कुछ खटास ऐसी हुई थी, मुद्दों पे डिफरेंसेस हुए थे और वो खुल के सामने आया दुनिया के और अब लगता है इस मीटिंग से उसको पाटने की कोशिश की गई है और खास करके जैसी अभी खबरें आ रही कि दोनों ने ईरान को लेके सबसे ज्यादा बातचीत हुई है कि कैसे ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोका जाए या युद्ध को और किस तरह से संतुलित किया जाए या हॉर्मुज को कैसे खुलाया जाए उस पे निश्चित रूप से बातचीत हुई है। इसके जी। अलावा मुझे लगता है जो अभी लेबनान में सुलह की और संघर्ष विराम जो चल रहा है अमेरिका के प्रयास से उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पे भी बातचीत हुई होगी और तीसरा जो मुझे लगता है जो गाजा में अभी एरिया है वहां पे भी चूंकि इजराइल काफी आक्रामक है और लगभग 70% एरिया को अभी भी अपने कब्जे में कर रखा है तो मुझे लगता है बिल्कुल। गाजा में भी जो शांति के प्रयास हैं अमेरिका द्वारा और एक शांति का फोर्स तैनात करने की बात है मुझे लगता है उस पे भी बातचीत हुई होगी और इसके साथ तुर्की को जो एक F-35 फाइटर प्लेन बेचने की बात है उसमें भी इजराइल कहीं ना कहीं असहमत रहा है। इन मुद्दों ठीक पे है। निश्चित रूप से बात हुई होगी लेकिन ईरान का मुद्दा सबसे ज्यादा फोकस में रहा होगा और अब देखना है बिल्कुल। कि आगे क्या ये दोनों मिलके फिर से अटैक करने की कवायद करते हैं या नहीं ये समय बताएगा। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं यहाँ पर एसके मलिक सर और अनुज जी से भी लेना चाहूंगी। अनुज जी, आपको क्या लगता है कि एक तरफ सऊदी अरब और अमेरिका साथ होते नजर आ रही हैं ईरान के खिलाफ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब ये भी देखा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की बैठक हुई है, तकरीबन 90 मिनट तक ये मतलब मीटिंग हुई है। हालांकि किन विषयों पर हुई है, क्या कुछ बिंदु रहे, इसको लेकर जानकारी साझा नहीं हुई है, लेकिन 90 मिनट की मीटिंग, क्या लगता है इसके क्या मायने होंगे और युद्ध पर ईरान को लेकर इस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? प्रश्न देखिए, जहां तक सवाल सऊदी अरब और यूएस का है, उन लोग साथ आते नजर नहीं आ रहे। उन्होंने जॉइंट स्ट्राइक्स किए हैं इराक में, उन्होंने मिल करके ईरान समर्थित मिलिशिया के ऊपर हमले किए हैं बाकायदा। जी। तो ये ईरान, अमेरिका और यूएस, सऊदी अरब जो है वो मिल करके एक साथ न केवल आए हुए हैं बल्कि फिजिकली हमलों में सऊदी अरब अब जो है वो शामिल होता हुआ नजर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, बिल्कुल साफ मकसद है, इजराइल का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है और कई दफा मैं वैष्णो कह चुका हूं, इजराइल चाहता है कि ईरान को एक खतरे के तौर पर खत्म किया जाए और ईरान को खतरे के तौर पर खत्म करने के जो 4-5 प्रमुख बिंदु हैं, मुझे लगता है वो जी। उन्होंने प्रोमिनेंस उनकी आई होगी इस बातचीत के दौरान। एक और पक्ष में शायद रखना चाहता हूं, शायद तुर्की के बारे में भी बेंजामिन नेतन्याहू ने बात की होगी, किस प्रकार से तुर्की यहाँ पर इस पूरे के पूरे गेम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका के जो एक दो चीजें ऐसी लेकर के गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू अपने साथ, जो कि जी। उनको अमेरिका के राष्ट्रपति को बताएंगे कि किस प्रकार से उनके पास ऐसा जबरदस्त इंटेलिजेंस मौजूद है कि कैसी साजिश अमेरिका के और इस पूरे क्षेत्र के खिलाफ रची जा रही है। ये उनके पास इंटेलिजेंस निश्चित रूप से है और इसीलिए वो जाकर के, और मेरा ये मानना है कि जब वो वापस आएंगे, गाजा के बारे में बातचीत हो चुकी होगी, गाजा से एक कदम भी पीछे इजराइल हटने वाला नहीं है। लेबनान के बारे में बातचीत हुई होगी, लेबनान से भी एक कदम पीछे हटने वाला इजराइल नहीं है। और चाहे वो सीरिया हो, जहां जहां भी इजराइल की फोर्सेस आगे बढ़ी हैं, वहां से वो वापस नहीं आएंगी, ये बिल्कुल ठीक है। निश्चित है। तो मुझे लगता है ये भी जाकर के नेतन्याहू ने उनको कहा होगा, आने वाले समय में वैष्णो थोड़ी भीषणता बढ़ने की संभावना है। ठीक है, एसके मलिक जी का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस स्थिति को लेकर, तो बड़ी अपडेट से भी जरा दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। तो बड़ी जानकारी ये कि इससे पहले ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी मिले। जेलेंस्की ने कहा कि व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ हुई बैठक में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर के उत्पादन का लाइसेंस देने और कई अन्य
अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच कूटनीतिक प्रयासों को फिर से तेज करने पर बातचीत हुई है। साथ ही आगे की बातचीत और संपर्क को लेकर दोनों देशों की टीम आपसी समन्वय करेंगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है कि ट्रंप के साथ हुई बैठक में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर के उत्पादन का लाइसेंस देने और कई अन्य अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। इस बीच आपको बता दें कि और बड़ी अपडेट जो ये सामने आ रही है वॉर ब्रेकिंग में कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने पोस्ट की शुरुआत अमेरिकी नेता लिंडसे ग्राहम को श्रद्धांजलि देते हुए की। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के सच्चे दोस्त थे। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का आभार जताते हुए कहा, हम जो कुछ भी साथ मिलकर कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। तो यानी कि ज़ेलेंस्की भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ आते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम के लेकर उन्होंने ये जानकारी दी है, अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण दिशा में ये जाता ये युद्ध नजर आ रहा है। यहाँ पर अब सीधे चलिए चर्चा का रुख करते हैं। एसके मलिक जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि जिस तरीके की ज़ेलेंस्की की ओर से ये कहा गया है, इंटरसेप्टर की डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर की यहाँ पर जो बात सामने आ रही है, क्या लगता है मुलाकात तो हुई है, 90 मिनट तक ये मुलाकात चली है, लेकिन जो बात यहाँ पर ज़ेलेंस्की की ओर से सामने आ रही है, क्या लगता है ये युद्ध जो है आगे और भी ज्यादा भीषण हो सकता है, क्योंकि हथियारों की बात भी यहाँ पर होती नजर आ रही है अब? वैष्णो जी, ये बात इसमें कोई छिपी दो राय नहीं है कि ज़ेलेंस्की को हथियारों की अत्यंत आवश्यकता है। इसके साथ साथ उसको मिसाइल डिफेंस भी चाहिए और उसको लॉन्ग रेंज मिसाइल भी चाहिए, जो कि वो रशिया के इंटरलैंड यानी अंदर तक मारना चाहता है, जो कि उसके पास इस टाइम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उसने अमेरिका के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाने की ये भी कोशिश की है, जब उसने 3 या 4 दिन पहले एक ईरानी शिपमेंट के ऊपर ये बोल के अटैक किया था कि इसमें हथियारों का जखीरा जा रहा है। ये साथ कहते हुए ज़ेलेंस्की ये भी पहले कह चुके हैं कि हम अमेरिका को हर तरीके से इस युद्ध के अंदर, जो खासकर ये ईरान वॉर चल रहा है, इसके अंदर भी वो समय समय पर उनको अपना समर्थन देते रहे हैं। और इसका एक ही मतलब रहता है कि वो अमेरिका के नजदीक आके उनके विश्वास पात्र बन के, क्योंकि अमेरिका, वो भी जानते हैं कि अमेरिका को इस टाइम दोस्तों की जरूरत है, उसके एलाइज नहीं है। अमेरिका के पास इस टाइम इजराइल को छोड़कर और कोई भी देश उसके सामने नहीं आ रहा है, उसके साथ नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा नेटो कह चुका है कि हम अभी इस युद्ध में नहीं पड़ेंगे और जैसे जैसे जब हॉर्मुज स्टेबलाइज हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। तो इस बात को देखते हुए अमेरिका भी उस ज़ेलेंस्की साहब को अपने पास लेने में इस टाइम अपना देखा जाए सहयोगी मान रहा है, लेकिन हथियारों की सप्लाई इतनी जल्दी नहीं होगी, इतनी आसान भी नहीं होगी। इतना जरूर है, नेटो कंट्रीज के थ्रू अमेरिका प्रेशर डाल सकता है, वो उनको सप्लाई करा सकते हैं, जैसे कि जर्मनी पहले से ही करता रहा है, ब्रिटेन पहले से ही करता रहा है, या फ्रांस, इनके थ्रू उनको मदद करा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका अपना फोकस, अपने हथियारों का फोकस, अपनी क्वांटिटी अभी रेस्ट्रिक्ट करेगा ईरान वॉर के फ्रंट तक। और जैसे जैसे आगे चीज बढ़ेगी, निश्चित रूप से ज़ेलेंस्की इस बात को चाहेंगे कि उनका सपोर्ट वहां से, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी बढ़े और हथियारों को, वेपनरी उनको वहां से मिलती रहे। जी जी वैष्णव, बिल्कुल। यहाँ पर अजताब जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ पर बात हो रही है दोस्ती को लेकर कि अमेरिका जो है दोस्ती बढ़ाता नजर आ रहा है, क्योंकि नाटो का जिस तरह से रिएक्शन सामने आया, जैसे कि एसके मलिक जी भी कह रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है ज़ेलेंस्की से इस तरह की नजदीकी बढ़ाना कहीं रशिया और अमेरिका के एंगल पर भारी तो नहीं पड़ सकता? इस तरह की स्थिति नजर नहीं आ रही है? देखिए, ज़ेलेंस्की तो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि उनको अमेरिका का सपोर्ट मिले, और बिना अमेरिका के सपोर्ट के और नेटो के सपोर्ट के ज़ेलेंस्की या यूक्रेन इतना आगे नहीं बढ़ सकता है, इसमें भी सच्चाई है। जिस तरह से उसने ज़ेलेंस्की की फोर्स ने अभी रूस पे अटैक किया और अंदर जाके 2000 किलोमीटर अंदर जाके अटैक किया है, निश्चित रूप से अमेरिका का इंटेलिजेंस, नाटो का सपोर्ट, नेटो का इंटेलिजेंस ज़ेलेंस्की के साथ है। और इस मीटिंग से इन्होंने कोशिश की है कि अमेरिका का और ज्यादा सपोर्ट मिले, खास करके जो इंटरसेप्टर की कमी हुई है, जो मिसाइल की कमी हुई है, उसकी भरपाई के लिए अमेरिका उनको मदद दे, और साथ में फंडिंग की जो बात हुई है नेटो की समिट में, उसको भी आगे ले जाने का प्रयास होगा। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन में यहाँ पर अनुज जी आपसे भी लेना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से दोस्ती की यहाँ पर बात हो रही है, तो ठीक है यूक्रेन को फायदा होगा अमेरिका से दोस्ती का, लेकिन अमेरिका जो हाथ बढ़ा रहा है या अमेरिका अगर मदद करता भी है, तो ऐसे में अमेरिका को क्या फायदा होगा? देखिए, अमेरिका और रशिया की सुपर पावर जो राइवलरी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और ये जो लगातार युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, आप वैष्णव इस बात को समझिए, ये युद्ध यूक्रेन सिर्फ एक मोहरे के तौर में इस्तेमाल किया गया है। ये कहीं ना कहीं इसका जो एसेंस है युद्ध का, वो अमेरिका और रूस के बीच में रहा है। और अब जिस प्रकार से ज़ेलेंस्की की आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि रूस के हमले बहुत अधिक भीषण हो चुके हैं,
वो उसको उसको बात को पता समझ में आ गया है कि उनको और जब तक डायरेक्ट मदद नहीं मिलेगी। देखिए वैष्णव, एक बात आप समझ लीजिए, ये युद्ध तभी खत्म होगा जब यूक्रेन के पास हथियारों की सप्लाई आना बंद हो जाएगी और उनकी बिल्कुल। मिलिट्री पावर इतनी वीक हो जाएगी कि वो आगे आगे लड़ाई ना लड़ सकें। इसलिए ठीक आवश्यक है। है उनको ये अमेरिका से और नाटो से इस प्रकार की मदद का सतत रूप से मिलते रहना। ठीक है, इसीलिए लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं, बैठकें भी हो रही हैं। अभी नेतन्याहू ने मीटिंग की है और अभी ज़ेलेंस्की का ये अपने आप में बड़ी बात कह देना, बड़ा बयान देना अपने आप में कई अहम मायने इसके निकाले जा रहे हैं।